नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। कोरोना महामारी के बीच इन प्रतिकूल स्थितियों में भी हमारे किसान और खेतीहर मजदूर हर संभव प्रयास कर रहे हैं, हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि हमारे घरों तक खाना पहुंच सके, हमारे घरों में भोजन की कमी न होने पाए। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि खेती किसानी से जुड़ी तमाम जानकारियां समय पर आप तक पहुंचा सकें, जिससे कि खेती किसानी में आपको किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। और इसके लिए ICAR द्वारा जो दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, वो भी हम आपको समय समय पर बताते रहते हैं। खेती करते समय भी आपने कौन कौन सी सावधानियां इस कोरोना काल में बरतनी हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे 3 सेगमेंट्स के साथ, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती है कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकती हैं। तो आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से, जिसमें हम कृषि के क्षेत्र को आसान और बेहतर बनाने के लिए हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इजाद कई नई तकनीकों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और खेती किसानी के क्षेत्र में भी लगातार उनके कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। खेती किसानी के क्षेत्र में भी महिलाएं ज़बरदस्त कार्य कर रही हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अंजना बेन से, जो न कि केवल एक महिला किसान हैं, बल्कि पेशे से एक सिविल इंजीनियर भी हैं। उन्होंने मशरूम की खेती के माध्यम से उद्यमिता विकास में ज़बरदस्त कार्य किया है। तो आइए देखते हैं किस तरह से वो करती हैं काम और कैसे आज दूसरी महिला किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हैं। हमारी शिक्षा का पहला उद्देश्य अच्छी नौकरी पाना है। हमारे समाज में तो कम से कम यही धारणा है। आनंदीबेन गामित ने भी अच्छी शिक्षा हासिल की, सिविल इंजीनियर भी बन गई, लेकिन उनका झुकाव कृषि की तरफ हो गया। किसी पढ़ी लिखी महिला का यूं कृषि में दिलचस्पी लेना वास्तव में हैरत भरा है। मशरूम की ओर उनके झुकाव का कारण एक लेख बना। ये लेख तापी कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से प्रकाशित कृषि संदेश में छपा था। इसमें सीप मशरूम की खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई थी। अंजना बेन इस लेख से इतनी प्रभावित हुई कि मशरूम की खेती करने की ठान ली। क्योंकि खेती के बारे में उनको खास जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो खुद कृषि विज्ञान केंद्र जा पहुंची और फिर वहीं से मार्गदर्शन लिया। ये लेख अकेला कारण था ऐसा भी नहीं है। दरअसल अंजना बेन के मन में गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने की एक कसक थी। खास तौर से वो भूमिहीन और जनजातीय समुदाय के लिए कुछ करना चाहती थी। मशरूम के लिए चूंकि बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं होती, इसीलिए उन्हें मशरूम ही सबसे बेहतर विकल्प लगा। अपने इसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने तापी कृषि विज्ञान केंद्र में 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रशिक्षण का विषय था मशरूम की खेती के माध्यम से उद्यमिता विकास। अंजना बेन की कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है। उन्होंने 2017 में ही मशरूम उगाने का फैसला किया था और आज वो देश की चुनिंदा महिला किसानों में गिनी जा रही हैं। प्रशिक्षण के बाद अंजना बेन ने बांस और हरी शेड का उपयोग करते हुए मशरूम घर बनाया। इसकी लंबाई 15 फुट और चौड़ाई 10 फुट रखी। स्पॉन यानी मशरूम का बीज पॉलीथीन बैग और जरूरी दवाओं के लिए केवीके का साथ मिलता रहा। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक समय समय पर इनके यहाँ का दौरा भी करते रहे। शुरुआत में लागत बहुत ज्यादा नहीं लगाई, सिर्फ 11,000 रुपए का खर्च आया। पहली ही फसल जोरदार हुई और इस छोटे से कमरे से उन्होंने 140 किलो मशरूम बरामद कर लिया, जिसकी कीमत रही 28,000 रुपए। अच्छी फसल ने अंजना बेन का हौसला बढ़ाया और अगले 18 माह के दौरान उन्होंने मशरूम हाउस का आकार बढ़ाकर 80 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा कर लिया। 2019-20 में उन्होंने 1,72,000 का निवेश किया। अप्रैल 2019 से दिसंबर 2019 तक 250 किलो स्पॉन बोया। इस बार कमाई रही 3,08,500 रुपए, जबकि उत्पादन की कुल लागत महज 88,350 रुपए थी। इस तरह शुद्ध कमाई 2,20,150 रुपए रही। अंजना ने मार्केटिंग पर बहुत ध्यान दिया।
अपने रिश्तेदारों, सामाजिक संपर्कों और मांग के आधार पर 100 या 200 के पैकेट बनाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, खुदरा दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं के माध्यम से व्यारा शहर में मशरूम बेचने का काम किया और टेलीफोनिक बुकिंग के जरिए मार्केटिंग को आसान बनाया। इसके अलावा तापी जिला कलेक्टर की ओर से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था जिसका नाम था जैविक बाजार डेस्क, जैविक उत्पादक से प्रत्यक्ष उपभोक्ता को जैविक उत्पाद बेचना। अंजना बेन ने इसका भी सहारा लिया। इन्हीं उपलब्धियों की बिना पर उन्हें न सिर्फ आसपास के इलाकों में मान्यता मिली बल्कि भारत सरकार ने भी उन्हें सम्मानित किया। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में अब बढ़ते हैं आगे और अब एक नजर डाल लेते हैं कृषि कैलेंडर पर, जिसमें हम वर्तमान समय में किए जाने वाले कृषि कार्यों की जानकारी आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। आज की खास जानकारी है हमारे धान के किसानों के लिए, किस तरह से आपने उसमें खरपतवार नियंत्रण करना है जिससे कि आपकी उपज में वृद्धि हो सके और गुणवत्ता युक्त फसल आपको प्राप्त हो सके। तो आइए धान के ऊपर खरपतवार नियंत्रण कैसे आपने करना है इसके संबंध में देते हैं आपको कुछ खास जानकारियां। धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण एक गंभीर समस्या है जिसे समय रहते नष्ट करना बेहद जरूरी है। इससे निपटने के लिए बुआई के 2 से 3 दिन के अंदर पेंडीमेथलिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या प्रेटिलॉक्लोर 0.75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसान भाई बुआई के 20 दिन बाद बिसपायरीबेक सोडियम 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर करके खरपतवारों को उगने से रोके। यांत्रिकी विधि भी खरपतवारों पर काबू पाने की एक सरल एवं प्रभावी विधि है। इसमें किसान धान के खेतों से खरपतवारों को हाथ से या खुरपी की सहायता से निकाले। किसान चाहे तो लाइनों में सीधी बोई गई फसल में हल चलाकर भी खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं। लाइनों में बुआई की गई फसल में पैडी वीडर चलाकर खरपतवार रोकथाम भी अच्छा विकल्प है। धान की फसल में 2 निराई गुड़ाई जरूर करें, जिसमें पहली बुआई या रुपाई के 20 से 25 दिन बाद करें। दूसरी निराई गुड़ाई बुआई के 40 से 45 दिन बाद करना बेहद आवश्यक है। इससे न सिर्फ खरपतवारों पर काबू पा सकते हैं बल्कि किसान स्वस्थ उपज भी हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, पहले के मुकाबले आज के दौर में खान पान में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है और अफसोस की बात यह है कि ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में जिस तरह के उर्वरकों का प्रयोग हमारे खेतों में किया जाता है उसका सीधा सीधा नुकसान मानव शरीर और मानव स्वास्थ्य को हो रहा है और इसके लिए देसी बीजों का चुनाव करने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं राहीबाई सोमा पोपेरे से, जिन्होंने खेती के क्षेत्र में योगदान दिया है और इसके लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बीज माता के नाम से मशहूर महाराष्ट्र की राहीबाई सोमा पोपेरे को देसी बीजों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। जिला कुंभालने के अंबेडकर नगर की रहने वाली राहीबाई ने अपने कच्चे घर में बीज बैंक बना रखा है। उनके पास दाल, मोटे अनाज और तिलहन के पुराने देसी बीजों के भंडार हैं। वे संस्थाओं की मदद से इसे किसानों को देती हैं। कुंभालने जिले की गिनती महाराष्ट्र के अति पिछड़े जिलों में होती है।
राहीबाई यहाँ के किसानों को बिना किसी रसायन के प्रयोग की खेती सिखाती हैं और उन्हें पुराने बीजों से होने वाले फायदों के बारे में बताती हैं। उनका मानना है कि देसी बीजों से ही किसानों का भला हो सकता है, क्योंकि इसके लिए बस हवा और पानी की जरूरत होती है। वे अभी 35,000 किसानों के साथ काम करती हैं और इनके सहेजे गए बीजों से 32 फसलों की खेती हो रही है। उन्होंने बताया, 20 साल पहले जब मैंने पुराने बीजों को सहेजना शुरू किया था, तब मेरे घर वाले मेरे ऊपर हंस रहे थे, लेकिन मैंने घर से मना कर दिया था कि बाजारों से मिलने वाले हाइब्रिड बीज से हम खेती नहीं करेंगे और न ही उस फसल को खाएंगे। 12 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। मैं कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन खेती के नए तरीके सीखना चाहती थी। शुरू में सब्जियों की खेती पुराने बीजों से शुरू की। तब लोग कहते थे इससे कुछ पैदा नहीं होगा। राहीबाई पुरानी पद्धति और तकनीकी को ध्यान में रखकर जैविक खेती को एक नया आयाम दे रही हैं। इन्होंने 50 एकड़ से भी ज्यादा भू संरक्षण कर उसमें कई तरह की सब्जियां और धान उगाने का काम किया है। राहीबाई सीड बैंक में पके हुए बीजों को सुरक्षित रखती हैं। ये बीज किसानों को कम सिंचाई में अच्छी फसल देते हैं। आदिवासी परिवार की महिला जिसने अपनी खेती से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इन्होंने अपने बेमिसाल हौसले के बुनियाद पर अपने ही गांव की 3,500 महिलाओं को खेती से जोड़कर अपने पैरों पर खड़ा करने की ताकत दी है। अपने दुख दर्द भूलकर जिंदगी के इमारत की नींव रची है। राहीबाई सोमा पोपेरे का मानना है, हम जो इतना बीमार हो रहे हैं उसके लिए हमारा जहर युक्त खाना ही जिम्मेदार है। यही कारण है मैंने बीजों के देसी किस्मों पर अधिक जोर दिया और सफलता हासिल की। हम इतना उगा सकते हैं जिससे हमारा काम चल जाएगा, इसलिए हमें खेती की पुरानी पद्धति और देसी बीजों की ओर लौटना होगा। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। खेत से लेकर बागान तक और मिट्टी से लेकर तकनीक तक हम हर जानकारी आपको मुहैया कराने का पूरा प्रयास करते हैं, जिससे कि खेती किसानी के क्षेत्र में आप ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर उपज हासिल कर सके। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं अरहर की बुआई से लेकर उसमें खरपतवार नियंत्रण तक। तो आइए तमाम जानकारियां हासिल करते हैं हमारे विशेषज्ञ से। अरहर के लिए जो भूमि का चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा खेत होना चाहिए जिसमें जल का निकास बहुत अच्छे से हो और जल्दी हो, वर्षा का पानी रुके नहीं और जल्दी से जल्दी खेत के बाहर हो जाए। इसके लिए अपने खेत को समतल करना आवश्यक है। भूमि के चुनाव के बाद फिर आता है बीज की दर। बीज की दर जो 4 किस्में हैं में करीब 15 किलो प्रति हेक्टेयर लगता है, जबकि पूसा अरहर 16 में 19 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर बीज लगता है। बीज उपचारण के लिए फंजीसाइड से बीज का उपचारण करते हैं और राइजोबियम कल्चर से भी करते हैं। राइजोबियम कल्चर से करने के लिए करीब 1 पैकेट 10 किलो सीड के लिए बीज के लिए
होता है। इसमें 50 ग्राम गुड़ को करीब आधे लीटर पानी में गर्म करके उबाल लेने के बाद ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद इसमें बीज को उपचारित करते हैं, जिससे कि एक उसमें उस पर कोटिंग हो जाए सीड पर, और उसके बाद उसे छाया में सुखाते हैं। बीज उपचारित करने के लिए फंजीसाइड से जो करेंगे उसके लिए 2 ग्राम थायरम और 1 ग्राम कार्बेंडेजिम ये मिला के करीब 1 किलो सीड के लिए ये पर्याप्त होता है। तो इस दर से बीज को उपचारित करेंगे। बीज उपचारण पूरा होने के बाद फिर हम आते हैं कि खेत को कैसे तैयार करेंगे। खेत को तैयार करने के लिए भूमि पलट हल से गहरी जुताई कर लें और जो डिस्क हैरो है उससे खेत को तैयार कर लें, और उसके बाद कल्टीवेटर और पाटा के साथ लेवल कर लें, और इसमें फिर जो बेसल डोज है फर्टिलाइज़र का वो ऐड करेंगे। नाइट्रोजन 20 किलो, फास्फोरस 40 किलो, पोटैश 20 किलो, जिंक सल्फेट करीब 20 किलो प्रति हेक्टेयर, और जिप्सम यदि आवश्यकता हो तो 20 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इसके बाद जो आता है बिजाई का तरीका और बिजाई का समय। बिजाई का समय इन सारी किस्मों का जून प्रथम सप्ताह है। बोने का तरीका हम कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखेंगे पूसा अरहर 16 के लिए, और जो बाकी चारों किस्में इसके लिए 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रख सकते हैं। और इनकी बिजाई जो है सीड ड्रिल की सहायता से करें। तो बिजाई करने के बाद सबसे फिर पहले आता है कि खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के तुरंत बाद पेंडेमिथिलिन का स्प्रे करते हैं, और इसका रेट है करीब 1 केजी एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर, और 500 से 600 लीटर पानी में मिला के मिट्टी पर स्प्रे करेंगे। और आज जैसे बिजाई की है तो आज ही इसको कर देंगे। और फिर करीब 12-13 दिन के बाद एक दूसरा खरपतवार नाशक है एमिज़ाथापायर। इसकी यदि ज़रूरत हो तो कतारों के बीच में कर सकते हैं, और ये पोस्ट इमरजेंस वाला वीडीसाइड है, तो ये किया जा सकता है। फिर 25 से 45 दिन बाद यदि कोई खरपतवार बचते हैं तो उनका मैन्युअली या हाथ के द्वारा खरपतवार वो निकाल दें, तो इससे खरपतवार की समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। इन पूरी अरहर की जो खेती है इसमें कुछ बिंदु बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे पहला है कि खेत की खेत बिल्कुल समतल होना चाहिए, और जल निकासी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और पानी रुकना नहीं चाहिए खेत में। दूसरा बिंदु है खरपतवार का सही नियंत्रण, और इसके बाद जब फसल करीब 80 से 85% इसकी फलियां पक जाएं तब आप फसल को काट सकते हैं। पूसा अरहर 16 के यदि किस्म है तो इसको कंबाइन द्वारा भी काटा जा सकता है और खेत को खाली किया जा सकता है। धन्यवाद। किसान भाइयों बहनों, हाल ही में भारत इजराइल परियोजना के तहत 3 उत्कृष्ट केंद्रों का उद्घाटन किया गया, और इसका मकसद ये है कि बागवानी के क्षेत्र में इजराइल की उन्नत तकनीकों को अपनाया जाए। हमारी सरकार का मानना है कि इससे हमारे किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा। तो आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। भारत के 12 राज्यों में 29 ऑपरेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी COE काम कर रहे हैं। इनमें स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उन्नत इजरायली एग्रो प्रौद्योगिकी लागू की जा रही है। इन 29 केंद्रों में से 3 कर्नाटक में है। इनमें से आम के लिए स्थापित केंद्र कोलार में है, अनार के लिए बगलकोट में और सब्जियों के लिए धारवाड़ में। इन केंद्रों का काम उत्कृष्टता के लिए ज्ञान का सृजन करना, सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन करना और अधिकारियों के साथ साथ किसानों को प्रशिक्षित करना है। उद्घाटन करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि तकनीक के मामले में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं, जिसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। उनका कहना था कि इजराइल की तकनीक से स्थापित सेंटर्स बहुत सफल रहे हैं। ये सेंटर्स किसानों की आय को दोगुना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तोमर का कहना था कि भारत और इजराइल के बीच तकनीक की साझेदारी से उत्पादकता भी बढ़ेगी और किसानों को उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने में भी मदद मिलेगी। जाहिर सी बात है, उत्पाद अच्छा होगा तो दाम भी अच्छे मिलेंगे। इन COE ने नई तकनीकों के प्रचार प्रसार और प्रदर्शन के साथ साथ आसपास के किसानों और फील्ड स्टाफ को प्रासंगिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृषि मंत्री ने कहा
कि इजराइल के तकनीकी सहयोग से एकीकृत बागवानी विकास मिशन की ओर से वित्त पोषित 34 COE अनुमोदित किए गए हैं, जिनमें से 29 सेंटर सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं और इनका लाभ किसानों को मिल रहा है। इन सेंटर्स में हर साल 50,000 ग्राफ्ट पौध और 25 लाख सब्जियों की पौध के उत्पादन की क्षमता है। ये COE 2021-22 के दौरान 10 गाँव को इंडो इजराइल विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए गोद भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कर्नाटक में IIAP के तहत COE स्थापना के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार और इजराइल को धन्यवाद दिया। कर्नाटक के बागवानी और रेशम उत्पादन मंत्री आर शंकर ने कहा कि कर्नाटक के प्रगतिशील किसान इन केंद्रों की ओर से विकसित नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए बहुत उत्साहित हैं। आपको बता दें कि भारत विश्व में बागवानी फसलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 2020-21 में बागवानी उत्पादन 32 करोड़ 66 लाख टन होने की संभावना है। ऐसे में जरूरत है विश्व बाजार में भारतीय बागवानी उत्पादों की उपस्थिति बढ़ाने की और इसमें ये केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इस देश के अंदर लगभग 20,000 किसानों को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है, उनको वहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया है और इसी के साथ में लगभग 25 लाख जो सब्जियों के टिश्यू कल्चर के भी वहाँ पर इस देश भर के अंदर ऐसे पौधे किसानों को उपलब्ध करवाए हैं और 50,000 के आसपास क्राफ्ट के पौधे जो भी किसानों को उपलब्ध करवाए। तो इसके माध्यम से कि किसान को जो इन इजराइल की टेक्नोलॉजी है और भारत की टेक्नोलॉजी है वो आपस में किस तरह से हो सके कि उससे किसानों को उत्पादन में वृद्धि हो और किसान को नई टेक्नोलॉजी मिले। तो इससे ये दोनों देशों के बीच का यहाँ से भी हमारे किसान वहाँ जाते हैं, नई टेक्नोलॉजी सीख के आते हैं और वहाँ से यहाँ पर भी आते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम किसानों की इनकम बढ़ा सकते हैं। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई-नाम को शुरू हुए पूरे 5 साल हो चुके हैं और इन 5 सालों में ई-नाम ने हमारे किसानों के दिलों में घर कर लिया है। खासकर कोरोना महामारी के इस दौर के अंदर फसलों की खरीद फरोख्त करना और उचित दाम मिलना ई-नाम के जरिए ही मुमकिन हो पाया है। तो ई-नाम का अब तक का ये सफर कैसा रहा, आइए दिखाते हैं आपको इस विशेष रिपोर्ट में। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित ऑनलाइन कृषि व्यापार पोर्टल है। आज से 5 साल पहले यानी 14 अप्रैल को खुद प्रधानमंत्री ने ई-नाम की शुरुआत की थी। उस समय सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री की अनुमति थी। लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों तक इसका विस्तार हो चुका है और 150 फसलों को इस पर खरीदा और बेचा जा सकता है। देश भर की 1000 मंडियां इससे जुड़ चुकी हैं और पंजीकृत किसानों की संख्या 1 करोड़ 70 लाख को पार कर गई है। इसी तरह 1,63,000 व्यापारी और 90,980 कमीशन एजेंट भी ई-नाम पर मौजूद हैं। आप चाहें तो किसान उत्पादक संगठन यानी FPO बनाकर भी ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिलहाल 1,841 FPO ई-नाम में शामिल हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 साल में 4,31,000 टन फसलों का व्यापार ई-नाम के माध्यम से हुआ है, जिसकी बाजार कीमत 1,30,753 करोड़ रुपए है। इस हिसाब से देखा जाए तो ई-नाम का पहले 5 साल का सफर कामयाब रहा है। इन्हीं कामयाबियों को देखते हुए सरकार और 1000 मंडियों को ई-नाम से जोड़ने का इरादा रखती है। किसानों के लिए ई-नाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है।
इनाम से पहले मंडी समितियों के तहत एक ही राज्य की 2 मंडियों के बीच खरीद फरोख्त हो सकती थी। इनाम ने इस बंधन को तोड़ा है और अब किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं। इनाम मौसम की भी जानकारी उपलब्ध कराता है, यानी किसान को घर बैठे ही पता चल जाएगा कि जिस शहर में वो फसल बेचने जा रहा है वहाँ मौसम खराब तो नहीं है। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान किसानों को मंडियों तक उपज पहुंचाने में दिक्कत हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए किसान रथ ऐप की शुरुआत हुई। इस ऐप पर परिवहन के साधनों की जानकारी है। जिस किसान के पास परिवहन के साधन है और वो उनके माध्यम से कमाई करना चाहते हैं तो इस ऐप पर पंजीकरण करा सकते हैं। इसी तरह जिन किसानों के पास फसल है लेकिन परिवहन की सुविधा नहीं है, वो यहाँ से ढुलाई का इंतजाम कर सकते हैं। किसान रथ को भी ई नाम से जोड़ा गया है। ई नाम ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर किसान और व्यापारी एक साथ मौजूद रहते हैं। किसान को जहां भी बेहतर भाव मिलता है वहीं फसल बेच सकता है। बस आपको ई नाम की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण बिल्कुल मुफ्त है। किसान भाइयों बहनों, डिजिटल दौर का ज़माना है और अब आप आसानी से अपने मोबाइल के ज़रिए ही कृषि जिंसों की जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। आपको केवल ई नाम ऐप को डाउनलोड करना है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करें। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई नाम भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कृषि जिंसों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा मंडियों को नेटवर्क करता है। इतना ही नहीं, ये ऐप का काम व्यापारियों द्वारा दूरस्थ बोली लगाना और किसानों तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इसी के साथ साथ व्यापारियों के स्मार्टफोन पर किसानों और अन्य हितधारकों के लिए संबंधित जानकारी पहुंचाना भी इस ऐप के कार्यों में शामिल है। ई नाम मोबाइल ऐप व्यापारियों द्वारा बोली लगाने की सीमित सुविधाओं और ENAM पर व्यापार से संबंधित सूचना देने के लिए जारी किया गया है। ई नाम ऐप के जरिए व्यापारियों के लिए सीमित कार्य उपलब्ध है। व्यापारी व्यापार के लिए उपलब्ध स्लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं। इसके अलावा एक नई बोली दर्ज कर सकते हैं या अंतिम बोली का मूल्य बदल सकते हैं। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की ट्विटर अपडेट पर। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम पोर्टल किसानों की फसल का उचित मूल्य दिलाने में सहायता कर रहा। 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां एकीकृत की गई। 1,70,00,000 से अधिक किसान और 1,69,000 से अधिक विक्रेता पंजीकृत हो चुके हैं। 1,856 किसान उत्पादक संगठन भी पोर्टल में शामिल है। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। लेकिन अगर आप हमारे पहले के प्रसारित कार्यक्रम भी देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप हमारे पहले के कार्यक्रम देख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshanddd@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और अपना रखिए ख्याल। नमस्कार।